हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के इस चैनल बीसी लर्निंग के माध्यम से भारतीय संसद से संबंधित मैं अपनी तीसरी प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग लोकसभा के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसमें मैंने लोकसभा से संबंधित मुख्य अभिलक्षणों को बिंदुवार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी अध्ययन सामग्री है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है, 79 में यह कहा गया है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनेगी। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति और राज्यसभा, इन दोनों विषयों पर मैंने पहले ही अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन आप कर सकते हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग लोकसभा से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लोकसभा संसद का दूसरा और निम्न सदन है। इसका जीवन काल 5 वर्षों का होता है, अर्थात लोकसभा का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है तो ऐसी स्थिति में इसकी अवधि एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति की तिथि से 6 माह के अंदर इसका चुनाव करवाया जाना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसे 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है। तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि लोकसभा की अवधि जो होती है वो 5 वर्षों की होती है, निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल यदि धारा 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो ऐसी स्थिति में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक ही इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आपातकाल की उद्घोषणा जैसे ही समाप्त होती है तो उस तिथि से 6 माह के अंदर इसका चुनाव करवाया जाना अनिवार्य होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संवैधानिक संख्या 552 है। इसमें से 530 स्थान देश के राज्यों के लिए आरक्षित है, अर्थात 530 प्रतिनिधि जो होते हैं वो देश के विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। 20 स्थान केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है और 2 सदस्यों का नाम निर्देशन एंग्लो इंडियन समुदाय से अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की दशा में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। यह स्थिति 25 जनवरी 2020 के पहले तक की है, क्योंकि 126वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस समुदाय का आरक्षण आगे नहीं बढ़ाया गया है। अतः जो एंग्लो इंडियन समुदाय के नाम निर्देशन का जो व्यवस्था है, प्रावधान है, वह स्वतः समाप्त हो गया है। आगे बढ़ें। लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वह 545 है, 545। इसमें से 530 जो सदस्य हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि हैं। ये जो स्थिति है यह 17वीं लोकसभा, जो वर्तमान लोकसभा है, उसकी है। लेकिन जो एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि अभी 2 जो इसमें है 17वीं लोकसभा में, इन सदस्यों का मनोनयन जो है वह 18वीं लोकसभा, जिसका निर्वाचन 2024 में होना है, उसमें नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 126वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस समुदाय का आरक्षण आगे नहीं बढ़ाया गया है। आगे बढ़ें। दोस्तों, एक अन्य प्रश्न जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है कि जो लोकसभा की वर्तमान अधिकतम संवैधानिक संख्या है वह किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है। तो इसे आप जान लें
कि लोकसभा के वर्तमान अधिकतम संवैधानिक संख्या का निर्धारण जो है वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। इससे पहले इस संख्या का निर्धारण जो होता था वह प्रत्येक दशकीय जनगणना के आधार पर होता था। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर हमारे देश में जनगणना का प्रावधान है, लेकिन जो वर्तमान सदस्य संख्या है वह 1971 की जनगणना पर आधारित है। इस संदर्भ में आप ये जान लें कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2026 तक रोक दिया गया है। अब 2026 तक लोकसभा में कोई भी सीट किसी भी राज्यों को कोई अतिरिक्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे अवधारणा यह थी कि देश के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वृद्धि असमान रही है, तो वैसे राज्य जिन्होंने अपने प्रयासों से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है उनकी तुलना में वैसे राज्य जिनमें जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा और यह एक इनाम के रूप में होगा जिससे जनसंख्या नियंत्रण उपायों को धक्का लग सकता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व जो लोकसभा में होता है उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है उस राज्य की का प्रतिनिधित्व जो है सो लोकसभा में अधिक है। तो इसीलिए इसे 1971 की जनगणना पर ही आधारित रखा गया है और 2026 तक इस पर रोक लगाई गई है। आगे बढ़ें। अब एक प्रश्न जो मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पूछा जाता है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व की समानता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81(2) इसमें लोकसभा में प्रतिनिधित्व की समानता सुनिश्चित की गई है। यह 2 प्रकार से किया गया है कि विभिन्न राज्यों के बीच, पहला कि प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा में आवंटित स्थानों की संख्या तथा उस राज्य की जनसंख्या के बीच का जो अनुपात है, रेशियो है, वह सभी राज्यों में एक समान होता है। और दूसरा कि एक ही राज्य के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों के बीच, अर्थात प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या एवं उनको आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात समस्त राज्यों में एक समान होती है। तो इस 2 प्रकार से लोकसभा में प्रतिनिधित्व की समानता सुनिश्चित की गई है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। अब लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के आधार पर होता है। तो वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार के अंतर्गत जनता द्वारा लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन किया जाता है। अर्थात जो प्रत्येक वयस्क नागरिक को बगैर उनके सामाजिक स्तर, आय, लिंग, प्रजाति आदि के आधार पर भेदभाव किए मत देने का अधिकार है। इस संदर्भ में 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1988 महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था और एक वयस्क नागरिक की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि पहले यह सीमा 21 वर्ष की थी। तो अर्थात 18 वर्ष का कोई भी नागरिक मत देने का अधिकारी है 61वें संविधान संशोधन के अनुसार। आगे बढ़ें। अब लोकसभा सदस्य चुने जाने संबंधी योग्यता, तो इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उसे केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, उसे पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये लोकसभा सदस्य चुने जाने संबंधी कुछ योग्यताएं हैं जो संविधान में बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सदन में, यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संदर्भ में है कि सदन में पद रिक्ति कैसे होती है। तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा
दोनों ही सदनों में जो पदरिक्ति होती है वह 4 कारणों से हो सकती है। पहला, दोहरी सदस्यता। दोस्तों, वर्ष 1996 में जन प्रतिनिधित्व कानून में किए गए संशोधनों के अनुसार कोई व्यक्ति अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसके पहले कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। बहुत से सांसद, बहुत से व्यक्ति 2 से अधिक स्थानों से भी चुनाव लड़ते थे, लेकिन 1996 में इसे अब सीमित कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 स्थानों से ही, अधिकतम 2 स्थानों से ही चुनाव लड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि दोनों स्थानों से यदि वह निर्वाचित हो जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित होने की तिथि से 10 दिनों के अंदर कोई एक सीट छोड़नी होगी और इसकी सूचना देनी होगी। अगर यह सूचना नहीं देता है तो दोनों ही सीटों से उसका निर्वाचन रद्द हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पद त्याग करके तथा मृत्यु, माने कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से पद त्याग कर देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो संसद के सदन का वो पद रिक्त हो जाता है। इसी प्रकार निर्हरता, निर्वाचन होने के बाद यदि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध पाया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा, तो उसका निर्वाचन रद्द हो जाता है और वह पद रिक्त हो जाता है। चौथा जो कारण है कि अनुमति के बिना अनुपस्थिति, अर्थात यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बगैर 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो दोस्तों, ये 4 तरीकों से सदन का पद रिक्त हो सकता है और इस तरह से रिक्त हुए पदों को उपचुनाव के माध्यम से भरा जाता है। ये आप जान लें। आगे बढ़ें। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा स्थगन, सत्रावसान और विघटन। ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका अर्थ क्या है और इसका जो लंबित विधेयक होते हैं सदनों में उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उन पर, इस विषय को थोड़ा देखें। तो स्थगन ऐसा प्रस्ताव है जिससे सदन का सत्र जो है कुछ निश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उसे स्थगन कहा जाता है। यह कुछ घंटे का हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ सप्ताह का हो सकता है, लेकिन इसका लंबित कार्यवाही अर्थात सूचना, प्रस्ताव, संकल्प तथा विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भी संसद का सत्र आहूत होता है अर्थात बुलाया जाता है, कार्यवाही चलती है संसद की, तो प्रत्येक सत्र के दौरान संकल्प पारित होते हैं, प्रस्ताव रखे जाते हैं। तो प्रस्ताव और संकल्प तथा विधेयकों, इन पर कोई प्रभाव जो है सो स्थगन का नहीं पड़ता है। सत्रावसान दूसरा टर्मिनोलॉजी है। इसमें संसद के सदनों के सत्र की समाप्ति होती है। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का सत्र 6 महीने पर एक बार होना अनिवार्य है, अर्थात 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतर होता है। तो एक सत्र की समाप्ति जो होती है तो उसे सत्रावसान कहते हैं और सत्रावसान होने पर सूचना, संकल्प और प्रस्ताव व्यपगत अर्थात समाप्त हो जाते हैं। जो संकल्प, सत्र का संकल्प होता है, प्रस्ताव होता है, जो सूचना होती है, वह सारे समाप्त हो जाते हैं सत्रावसान होने पर। लेकिन लंबित विधेयकों पर, सदनों में जो विधेयक लंबित रहते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब अगला सत्र आहूत होगा, अगला सत्र जब बुलाया जाएगा संसद का, तो जो लंबित विधेयक थे पिछले सत्र के, उन पर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, उस पर मतदान होगा और जो भी संभव कार्यवाही है जो होती है वह की जाएगी। तो लंबित विधेयकों पर प्रभाव नहीं पड़ता है सत्रावसान का। विघटन जो होता है लोकसभा के जीवन काल की समाप्ति, विघटन का अर्थ है। ऐसी स्थिति में सूचना, संकल्प और प्रस्ताव तो समाप्त होते ही हैं, साथ ही साथ जो लंबित विधेयक हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन विधेयकों के संबंध में 2 अपवाद हैं, इसे आप अच्छी तरह समझ लें। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है लेकिन सदन द्वारा पारित नहीं किया गया है, वह व्यपगत या समाप्त
नहीं होगा। दूसरा, यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी कर दी गई है तो वह विधेयक भी व्यपगत या समाप्त नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा में पारित और लोकसभा में जो लंबित विधेयक होगा वह व्यपगत अर्थात समाप्त हो जाएगा। तो ये विघटन के संबंध में जो विधेयक हैं, विघटन पर जो विधेयक हैं उसके संबंध में ये अपवाद हैं। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। अब दीर्घावकाश, तो संसद के 2 सत्रों के बीच का जो लंबा अवकाश होता है उसे दीर्घावकाश कहा जाता है। अन्य एक महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है या प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में। तो लोकसभा का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी लोकसभा अध्यक्ष को जो है सो लोकसभा का नेता बता देते हैं, लेकिन लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सभी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उसका चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार लोकसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव सदन के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बात कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला हैं जो बीजेपी के हैं, जबकि उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है, अभी इसे भरा नहीं गया है, इसका चुनाव नहीं हुआ है उपाध्यक्ष का। मंत्रिपरिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, ये जान लीजिए, चाहे उसमें राज्यसभा के सदस्य भी क्यों न शामिल हों। जैसा कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अब संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, यह भी प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी तथ्य है। तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे व्यक्तिगत विशेषाधिकार, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के विशेषाधिकार हैं जो प्रत्येक सांसद, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उसे प्राप्त हैं। पहला कि सिविल मामलों में संसद सदस्यों को संबंधित सदन की कार्यवाही चलते रहने के दौरान या सदनों या इसकी समितियों की संयुक्त बैठक के दौरान या अधिवेशन के शुरू होने अथवा इसके बाद 40 दिनों की अवधि के दौरान इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह जो है सो प्रत्येक सांसद का विशेषाधिकार है। दूसरा कि सदन के सत्र में रहने पर किसी सदस्य को सदन की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी अर्थात गवाह के तौर पर उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी नहीं किया जा सकता है। यह दूसरा विशेषाधिकार है जो प्रत्येक सांसद को प्राप्त है। तीसरा कि दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को सदन की आंतरिक प्रक्रिया के नियमों के अधीन संसद के अंदर वाक स्वातंत्र्य का अधिकार है, अर्थात बोलने का अधिकार है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर वह किसी न्यायालय अथवा किसी न्यायाधीश के कार्यकलाप पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। यह अपवाद है उनके वाक स्वातंत्र्य का। तो ये व्यक्तिगत 3 जो हैं सो ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं जो प्रत्येक सांसद के हैं पास हैं। अब सामूहिक विशेषाधिकार, तो इसमें निम्न अधिकार शामिल हैं। पहला, संबंधित सदन की चर्चा अथवा उसकी कार्यवाहियों को प्रकाशित करने अथवा उसे रोकने का अधिकार है। संसद में जो भी कार्यवाही होती है तो सदन चाहे तो उस कार्यवाही को प्रकाशित करवा सकता है या फिर उसे रोक सकता है, यह उनका विशेषाधिकार है। अन्य व्यक्तियों को पत्रकार दीर्घा से हटाने का अधिकार है। जैसा कि आपको पता है कि संसद की कार्यवाही को देखने के लिए बहुत सारे व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी वहां बैठते हैं, पत्रकार बैठते हैं, तो सदन चाहे तो किसी भी व्यक्ति को पत्रकार दीर्घा से हटा सकती है। तीसरा, सदन के आंतरिक मामलों से संबंधित नियम बनाने
और इसे निपटाने का अधिकार है उसे। चौथा, संसदीय कदाचार को प्रकाशित करने का अधिकार है। पांचवा, सदस्यों तथा बाहरी व्यक्तियों को विशेषाधिकारों को भंग करने पर उन्हें दंडित करने का अधिकार है। मतलब कि कोई सदस्य, सांसद या फिर बाहरी व्यक्ति संसदीय विशेषाधिकार को भंग करता है तो सदन चाहे तो उसे दंडित कर सकता है। यह उनका विशेषाधिकार है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद के विशेषाधिकार एवं व्यक्तियों के विशेषाधिकार में विरोध होने पर संसदीय विशेषाधिकार को प्रमुखता प्रदान की जाएगी। यह न्यायालय द्वारा निर्णीत हो चुका है। आगे बढ़ें। अब लोकसभा की विधायी शक्तियां। तो लोकसभा की विधायी शक्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं कानून बनाने के लिए। पहला, वे सामान्य विधेयक होते हैं। ये लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में भी प्रस्थापित या प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन्हें साधारण बहुमत से दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि विधिवत रूप से सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह बिल जो है, विधेयक है, अधिनियम बन जाता है। तो सामान्य विधेयकों की दशा में साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदन उसे पारित करते हैं। यदि किसी भी सदन द्वारा उस बिल को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसमें चर्चा के बाद उस पर मतदान होता है और फिर साधारण बहुमत से उसे पारित किया जाता है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो वैसी स्थिति में जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वह उसकी अध्यक्षता करता है और इसकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति अथवा सदस्यों द्वारा चयनित किसी सदस्य के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है ज्वाइंट सेशन की। अब तक ऐसे 3 विधेयक हैं जिसमें संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था और उसे पारित किया गया था। ये जो 3 विधेयक हैं उसे आप देख लें। दहेज निषेध अधिनियम 1961, दूसरा बैंकिंग सेवा नियोजन संशोधन अधिनियम 1978 और तीसरा पोटा अधिनियम 2002। ये 3 अधिनियमों का 3 अधिनियम जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन में पारित किए गए थे। आगे बढ़ें। दूसरा जो विधेयक सदनों में पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, वह धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक होता है। तो इस संबंध में मैंने राज्यसभा से संबंधित अपने वीडियो में एक विस्तृत विवेचन किया है, फिर भी इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो साधारणतया राजस्व एवं व्यय से संबंधित विधेयकों को वित्त विधेयक अथवा धन विधेयक कहा जाता है। इसमें तकनीकी विभिन्नता यह है कि धन विधेयक ऐसा वित्त विधेयक है जो अनुच्छेद 110 में उल्लिखित 6 विषयों या इनके किसी अनुषंगी विषयों के बारे में उपबंध करता है। अर्थात एक अनुच्छेद 110 में, संविधान के अनुच्छेद 110 में 6 विषयों का उल्लेख है और उन विषयों से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो धन विधेयक कहे जाते हैं। इसके बावजूद भी कोई विधेयक धन विधेयक है, इसकी घोषणा विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष यह घोषणा करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। जो 6 विषय हैं अनुच्छेद 110 में वो है, पहला, सरकार द्वारा कर का अधिरोपण, उत्साद और परिहार। नया कर अगर कोई सरकार लगाती है, किसी कर का जो है सो कर को हटाती है या फिर किसी कर के दर में परिवर्तन करती है, कमी करती है, तो इससे संबंधित जो विधेयक होंगे वो धन विधेयक होंगे। दूसरा कि भारत की आकस्मिकता निधि कॉन्टिजेंसी फंड, इससे धन निकालने एवं जमा करने या इनकी अभिरक्षा से संबंधित जो विधेयक होगा
वह धन विधेयक की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार भारत की संचित निधि से धन निकालने एवं जमा करने या इनकी अभिरक्षा से संबंधित जो विधेयक होते हैं वह भी धन विधेयक हैं। चौथा कि भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों का उपबंध करने वाले विधेयक, अर्थात किसी विधेयक में जो व्यय के प्रावधान हैं वो भारत की संचित निधि पर उसका दबाव पड़ने वाला है या उससे खर्च किए जाने हैं, तो वो भी जो है सो धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करने वाला विधेयक, यह भी धन विधेयक है। और छठा, संघ एवं राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा करने वाले विधेयक भी धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ें। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्थापित अथवा प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयकों को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक अपने पास लंबित रख सकती है। इस अवधि में यदि राज्यसभा इसे पारित नहीं भी करे अथवा अस्वीकृत भी कर दे, फिर भी इसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अब संविधान संशोधन विधेयक, यह तीसरे प्रकार के विधेयक हैं जो सदनों में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति समान है और इन्हें किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, संविधान संशोधन से संबंधित अपने वीडियो में मैंने इस तथ्य का विस्तृत विवेचन किया है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अब लोकसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार। तो दोस्तों, नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। इसके जो सामान्य कार्य हैं उसमें लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करना, लोकसभा में अनुशासन, इसकी गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखना, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। लेकिन इनके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष के कुछ विशेषाधिकार भी हैं जो निम्नलिखित हैं। आप इसे देख लें। पहला, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। इस बात की चर्चा भी हम लोग पहले कर चुके हैं। दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका अंतिम और बाध्यकारी निर्णय देना, यह भी लोकसभा का विशेषाधिकार है। इस बात पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तीसरा, संसदीय समितियों का नियंत्रण और उनका संचालन करवाना, यह भी लोकसभा अध्यक्ष की जवाबदेही है। यह विशेष अधिकार है उनका। यदि लोकसभा अध्यक्ष को किसी समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह समिति का पदेन अध्यक्ष भी होगा। और जो चौथी महत्वपूर्ण बात है इस संबंध में कि लोकसभा के विघटन के बाद भी नए लोकसभा के चुन लिए जाने तक जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह पद पर बना रहता है। इसके बाद ही वह पद त्याग करता है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी है कि लोकसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, तो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से जो अनुभवी एवं वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलवाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। और जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं ये, और दूसरा कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया होती है उसकी भी यही अध्यक्षता करते हैं। प्रोटेम स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इसके सामने बने बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।